कलेक्शन किया तो एक स्ट्रक्चर सामने आ गया। तो हमारे यहाँ एक नॉर्मल प्रोसीजर हो गया और एक इबनॉर्मल प्रोसीजर हो गया। नॉर्मल प्रोसीजर के साथ नॉर्मल बॉडी सामने आती है और इबनॉर्मल प्रोसीजर के साथ इबनॉर्मल चीजें सामने आती हैं। जिस तरीके से सेल डेवलप होते हैं जिनको हम डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन कहते हैं, जब ये इबनॉर्मल हो जाते हैं यानी कोई इन समझ के कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहती उनकी ग्रोथ के अंदर, इरेगुलर उनके बढ़ना शुरू हो जाएगा, उनकी फिजिक्स बढ़ने लगेगी, उनका डायमेंशन बढ़ने लग जाएगा। ये इबनॉर्मल ग्रोथ जो है इसको हम इबनॉर्मल सेल ग्रोथ कहते हैं। ये एक्चुअली जो है टर्म्स के अंदर हम कैंसर सेल कहते हैं, कैंसर सेल कहते हैं उनको, इबनॉर्मल ग्रोथ इन डिफरेंट टिश्यू। अब ये जो इबनॉर्मल ग्रोथ है ये डिफरेंट साइड्स पे होगी। अगर सपोज करें अगर ब्रेन टिश्यू में इबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो वो ब्रेन टिश्यू यानी ब्रेन ट्यूमर का रूप लेगी। अगर वो किसी थायराइड ग्लैंड में ग्रोथ हो रही है तो वो थायराइड ग्लैंड के ट्यूमर्स कहलाएगा। अगर ये इबनॉर्मल ग्रोथ अगर बोन मेरो में हो रही है, ठीक है, तो हम इन्हें बोन मेरो ट्यूमर्स कहेंगे या बोन मेरो लीजन्स कहेंगे। बोन मेरो प्रॉब्लम जो है वो जरा डिफरेंट होते हैं दूसरे कार्सिनोजेन से। बोन मेरो की जितनी भी डिजीजेज हैं उनको हम ल्यूकीमिक सेल, इनकी जो सेल है उनको ल्यूकीमिक सेल कहते हैं और इनसे जो डेवलप होता है कैंसर वो ल्यूकीमिया कहलाता है। ठीक है, ल्यूकीमिया। तो इसके अंदर जो ल्यूकीमिया हम देखते हैं ये बोन मेरो के जरूरत है। अब इसके अंदर बोन मेरो के हवाले से हम ये कहते हैं कि बोन मेरो क्यों इंपॉर्टेंस है और सेल क्यों। मैंने कहा देखिए सेल जो है वो ग्रोथ के लिए और बोन मेरो जो है उससे बोन का जो है ब्लड स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ठीक है। तो बॉडी में दो मेन चीजें होंगी ना, एक ब्लड हो गया, एक टिश्यूज हो गए। तो कैंसर भी इसी तरह डिवाइड हो जाते हैं हमारे। जो ब्लड के कैंसर कहलाते हैं वो ल्यूकीमिया कहलाते हैं और जो टिश्यू के सेल हैं वो टिश्यू कैंसर कहलाते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ जैसे सब फर्स्ट कर लें अगर हम ल्यूकीमिया के हवाले से देखते हैं तो ये सेल जो है ये खुद ब खुद डेवलप होते हैं या ये किसी वजह से डेवलप होते हैं, किसी चीज की डिफिशियंसी की वजह से डेवलप हो जाते हैं? देखिए बेहतरीन बात है, देखिए एग्जैक्ट कॉज जो है बिल्कुल अननोन है। अच्छा, अभी तक नहीं हमारे कोई आया ही नहीं अभी तक। पैथोलॉजी इडियोपैथिक है, कोई नॉन कॉज इधर मौजूद नहीं है। हाँ, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं, कुछ फैक्टर हैं जो डेवलप कर देते हैं कैंसर को। इसी तरह अगर हम ल्यूकीमिया के देख लें तो हम इसमें देखेंगे कि ल्यूकीमिया के जो सेल्स होते हैं ये यूजुअली जेनेटिक्स होते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स होते हैं। ये जेनेटिक्स से हमारे कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ जाते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे फैमिली हिस्ट्री मिलती है। कैंसर की, ल्यूकीमिया की फैमिली हिस्ट्री मिल जाती है। इसके अलावा एक्सपोजर्स हैं। एक्सपोजर आपने देखा होगा कि हम बड़े लोगों को हम स्मोकिंग के लिए मना करते हैं। तो स्मोकिंग क्या एक्चुअली वो हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन आप देखें हमारे पोल्यूशन में पाया जाता है। आप ये देखिए कि जितने भी पॉल्यूशन पाए जाते हैं यहाँ इसमें ये कैंसर डेवलप करता है। ये कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। या अगर हम इनको धुओं को, स्मोक को और अपने इन्वायरमेंट को अगर हम क्लीन करें और पोलन को क्लीन करें तो हम बहुत से बचाव कर सकते हैं कैंसर से। अच्छा। इसी तरह एक्चुअली ये जो सेल जो हो रहे हैं, जो हम कैंसर सेल हम जिसको हम कह रहे हैं, ये एक्चुअली कंटिन्यूअस इरिटेशन होती है। नहीं, लेकिन अभी मुसलसल एक अगर दबाव उन पे डिजीज का होता रहे, एक मुसलसल उनको एक इरिटेशन इन्फेक्शन क्रिएट होता रहे तो वो अल्टीमेटली ये मॉडिफाई होना शुरू हो जाते हैं सेल। अच्छा। और एक मॉडिफाइड सेल जो है कंप्लीट मॉडिफाइड सेल कैंसर सेल में तब्दील हो जाता है। लेकिन सर अभी आपने जिससे कहा कि जेनेटिक होते हैं, ये जो ल्यूकीमिया जो है ये जेनेटिकली आ जाता है, तो क्या कोई भी ब्लड डिसऑर्डर या कोई भी अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री में अगर कोई ब्लड डिसऑर्डर चल रहा है या कोई ऐसी बीमारी चल रही है तो उसकी वजह से फिर ये उसकी वजह से भी आ जाता है कैंसर के। लेकिन देखिए ये एग्जैक्ट कॉज मैंने बताया एग्जैक्ट कॉज नहीं है, लेकिन ये फैक्टर है। जहाँ बहुत से फैक्टर है हमारे जेनेटिक फैक्टर भी आ गया। लेकिन हमारे यहाँ जो एक्वायर्ड है यानी जो पैदाइश होने के बाद जो होते हैं वो हमारे यहाँ कुछ रेडिएशन है। जैसे एक्सरे भी कार्सिनोजेनिक होती है। आप रिपीटेड एक्सरे कराएं, देखिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसी तरह जो रेडियोटिव थेरेपी कहते हैं यानी जो ट्रीटमेंट चल रहा है एक रेडियोथेरेपी का या केमोथेरेपी का, वो भी कार्सिनोजेनिक है। ठीक है, उनमें भी ड्रग पाए जाते हैं। इसी तरह ड्रग इंड्यूस हो जाते हैं, एनवायरमेंटल हो गई, रेडिएशन हो गई, लाइटें हो गई, इसी तरह बहुत इन्फेक्शंस हो जाते हैं, है ना, कंटिन्यूअस इन्फेक्शन हो जाते हैं, कंटिन्यूअस यूज है। अब ये डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं कि कैसे मॉडलिंग कैसे की जा रही है। फीमेल के जो कैंसर होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। इसी तरह बच्चों के डिफरेंट हो जाते हैं। ब्रेन जो ब्रेन के डेवलपमेंट की जो IQ लेवल जिनका जो ऑफिस वर्क ज़्यादा करते हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में भी होती है उनको ब्रेन ट्यूमर्स हो जाते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि इनके क्या सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि बहुत दफ़ा हम बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं किया जा रहा होता है कैंसर को जो है। और अभी हम आगे तो खैर बच्चों को ही फोकस करेंगे जब हमारे साथ डॉक्टर अमर भी होंगे, लेकिन अभी मैं एक जनरल जानना चाह रही हूँ कि किस तरह से कैंसर को डिटेक्ट किया जाए, किस तरह से पता लगे कि अच्छा जी ये कैंसर है। देखिए इतनी ज़्यादा देखिए हम 2-3 को अगर हम
रिस्पेक्टिवली देखें, सपोज करें कि अगर एक को फीवर हो रहा है, यानी वो बच्चा हो या बड़ा कोई भी हो, उसको फीवर हो रहा है, कंटिन्यूस फीवर हो रहा होगा, बॉडी एक होगा, चेस्ट कंजक्शन होगा, कफ हो रही होगी, खांसी हो रही होगी, ये हर एक के साथ होगा, ये नहीं मतलब एक खास किस्म जो हो रही है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये कौन से कैंसर में जा रही है ये बात। अब अगर उसको खांसी हो रही है, उसमें कैंसर में बलगम आना शुरू हो रहा है, अब वो ट्रीट नहीं कर रहा है सही तरह, अनट्रीटेड हो रहा है वो, अब यही बलगम चेंज हो जाएगा, इसमें कैविटेशन बननी शुरू हो जाएंगी, बाद का टिश्यू चेंज होना शुरू होंगे, ये पेशेंट जो होगा स्मोकर होगा, अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन की हिस्ट्री मिलेगी, इनमें आपको वाज़ेह एक हिस्ट्री मिलेगी जो हम देखेंगे कि ये चेंज कर रहा है, इसमें सेल तब्दीली हो रही है, इसका रूटीन लाइफ आम रूटीन लाइफ से डिफरेंट होगा। अच्छा। ये एक लंग कैंसर की तरफ जा रहा है। अच्छा। या तो ये फेफड़ों का कैंसर जो होता है हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। हम इसीलिए स्मोकिंग को क्यों मना कर रहे हैं, इसलिए मना करते हैं कि ये हमारे वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ लंग कैंसर। इसी तरह देखिए थायराइड के ग्लैंड के मुख्तलिफ हमारे स्ट्रेस हैं, मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ डिजीज़, मुख्तलिफ कंडीशन, न्यूट्रिशन डिफेलियर्स, डायबिलियर्स हैं, डिवेल्यूज हैं, ये थायराइड ग्लैंड की तरफ जाती है। इसी तरह GIT की गैस्ट्रोएंटेरोडाइटिस है, कोलोन कैंसर हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। इसी तरह डिफरेंट कैंसर हमारे यहाँ, बच्चों के कैंसर जैसे आते हैं, बच्चों के कैंसर जो ल्यूकीमिक हम कहलाते हैं, ये तो कॉज अननोन है, इनका तो एग्जैक्ट कॉज अभी तक हुआ ही नहीं। आप अनफॉर्चुनेटली आप कहते हैं कि बच्चों को ब्लड कैंसर हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनमें भी जो मोटे मोटे कॉज है वो इन्फेक्शंस आ जाते हैं, कीमोथेरेपी हो जाती है, रेडिएशन हो जाती है और मुख्तलिफ किस्म की कंटिन्यूस इरिटेशन होती है, यही हमारे यहाँ कॉज समझ में आते हैं। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर अमर भी हमारे साथ होंगे, कुछ पेशेंट्स भी मेरे पास हैं और हम आज बात करेंगे जी कैंसर के ऊपर, ब्लड कैंसर को भी फोकस करेंगे और डॉक्टर अमर हमारे साथ होंगे जी चिल्ड्रंस कैंसर हॉस्पिटल से, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि इदारा कैसे काम करे। हमारे साथ ही रहेगा। सुबह बखैर वाइफ के साथ में आपको छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी हो रही होगी। जिस तरह से आप ब्रेक से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बात करें जी आज कैंसर के ऊपर और स्पेशली डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा मेरे साथ हैं, तो हम बच्चों में कैंसर किस वजह से होता है, क्या वजूहत होती हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं और ब्लड कैंसर के ऊपर बात करें। ऐसा नहीं है कि आज कोई दिन मनाया जा रहा है तो हम इसके लिए बात करें। मेरा ख्याल है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुँचानी चाहिए, इसलिए मैं ऑन एंड ऑफ इस तरह के टॉपिक्स रखती हूँ कि हम ज़रूरी नहीं कि उन दिनों पर ही बात करें, हमें फिर भी इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, वो उन इंडिकेशंस का पता होना चाहिए कि जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां इजाद होती हैं और वो जो हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी मिथ्स होती हैं उनसे हम जो है फाइट कर सकें। इसलिए हमारे साथ जी इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अहमर हमीद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट पेडिट्रिशियन है चिल्ड्रंस कैंसर हॉस्पिटल में। इनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा लगा कि आप आए। हम वही बात कर रहे थे जी अभी कैंसर के ऊपर कि कैंसर होता है किस वजह से होता है, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैंसर बच्चों में किस वजह से होता है? देखिए अगर हम इस हवाले से बात करें कि बच्चों में कैंसर क्यों होता है, तो जो आदाद शुमार कहते हैं, जो तहकीक कहती है कि हम कोई वजह नहीं जानते। ठीक है ना, लेकिन जिस जी कोई वजह नहीं जानते, अननोन रीजंस होते हैं। लेकिन जो तहकीकात हो रही हैं, जो रिसर्चेज हो रही हैं, तो कुछ रिस्क फैक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता पता चलते जा रहे हैं कि जो कि बच्चों में कैंसर का बायस बनते हैं। इसके साथ साथ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन यानी मोरसी बुनियाद के ऊपर बच्चों में कैंसर का होना अब एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो अगर फैमिली में कैंसर का इंसिडेंस है, जैसे बच्चों में आंखों का कैंसर है, हमारे पास एक फैमिली है कि जिसके 4 बच्चों को आंखों का कैंसर हुआ, उनकी माँ को बचपन में आंखों का कैंसर हुआ था, तो वी आर फैमिली। तो ये जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। तो कुछ ट्यूमर्स में तो ये बात बहुत वेल नोन है कि वो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होती है, यानी मोरोसी उनके अंदर ऐसे असरात होते हैं जिसकी बुनियाद पे कैंसर हो सकता है। लेकिन कुछ कैंसर जिसमें खून का कैंसर शामिल है, जो कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कॉमनेस्ट कैंसर है बच्चों के अंदर, तकरीबन 60% बच्चों को ब्लड कैंसर होता है। उसकी फिर सब टाइप्स हैं, तो उसके अंदर हम आपको नहीं बता सकते कि क्यों हुआ। अच्छा, उसकी अभी तक नहीं पता चल रही, अननोन वजह है। ठीक है, उसका नहीं हमें समझ में आ रहा है। तो वो क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से पता लगता है और क्या ये बाय बर्थ भी होता है समटाइम्स? मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए कैंसर क्यों होता है वो तो खैर मैंने आपको बताया, लेकिन कैंसर की अलामात क्या होती है डिपेंड करता है कैंसर के ऊपर। जैसे अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को, क्योंकि मैं पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूं तो मैं बच्चों के रेफरेंस में ही आपको बात बता सकूंगा कि बच्चों के अंदर अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को खून का कैंसर होता है तो उसकी पहली अलामत जो होगी वो बच्चे को परसिस्टेंट बुखार होगा। अच्छा। इसीलिए हम ये एडवाइस करते हैं किसी भी बच्चे को अगर 2 वीक से ज्यादा फीवर हो गया है तो फौरन अलर्ट हो। और ये कंटिन्यू होगा? कंटिन्यू होगा, डेफिनेटली होगा, उतरेगा होगा, लेकिन परसिस्टेंट रहेगा। उसके साथ पेलार, फीकापन, चेहरे पे खून की कमी के असरात का नमूदार होना, जैसे रंग का सफेद पड़ना, एक ऑब्जर्व, वो चीज़ अगर गैर मामूली हो रही है तो वाला इंसान को अलर्ट होता है।
दूसरी चीज़ के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुख्तलिफ गिल्टियों का नमूदार होना, चाहे वो गर्दन के हिस्से में, बगल के अंदर या जांघों के हिस्से में अगर छोटी छोटी गिल्टियाँ नमूदार हो रही हैं तो वो खुदा न खास्ता कैंसर का पहला साइन हो सकता है। हाँ। इसके अलावा चौथी चीज़ जो बड़ी अहम होती है ब्लड कैंसर के हवाले से वो है बोन पेन। अच्छा। यानी जोड़ों और हड्डियों में दर्द होना, क़ित्ता नज़र किसी एक जगह के। अच्छा। ऑल्दो एज ए पीडियाट्रिशियन डॉक्टर साहब इस बात से एग्री करेंगे, हमारे पास बहुत कॉमन बच्चे आते हैं जिनको बोन पेन होता है, डॉक्टर बोन का पेन कहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आइसोलेटेड अगर किसी बच्चे को सिर्फ पेन हो रहा है तो हम ज़ाहिर है उसको बहुत सिग्निफिकेंस नहीं देंगे। लेकिन ये हमारे पास रिकॉर्ड में ये बात मौजूद है कि वो बहुत सारे बच्चे जिनको सिर्फ बोन पेन था वो आर्थराइटिस करके हमारे कलीग्स ट्रीट हो रहे थे और अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी ब्लड कैंसर। ओह माय गॉड। तो इसलिए बहुत टिपिकल पेन होता है ये, बिल्कुल देखिए कि शाफ्ट से पेन होगा। अच्छा। ये बीच में पेन हो रहा है, ये पेन हो रहा है, ये पेन हो रहा है, और बहुत टिपिकल होते हैं ये पेन। दूसरे पेन होते डिफरेंट होते हैं ये। अच्छा। एक मैं समझता हूँ शार्प पीडियाट्रिशियन को डिटेक्ट कर लेना चाहिए। क्या ख्याल है? सवाल से बात। एक तो चौथी बात ये होती है, ठीक है। इसके बाद जो कैंसर होते हैं वो डिपेंड करता है कैंसर की लोकेशन के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे आंखों का कैंसर से हम बात शुरू करें, रेटिनोब्लास्टोमा जिसे कहते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा एक आंखों का कैंसर, कॉमन कैंसर है बच्चों के अंदर, और उसमें अगर किसी बच्चे की आंख अंधेरे में बिल्कुल बिल्ली की तरह चमकती है, इसे हम कैट आई रिफ्लेक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अगर पेरेंट्स, और ये आमतौर पर इन्फेंसी में होता है। इन्फेंसी का मतलब ये शीरख्वार की उम्र अप टू 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स में भी हो सकता है। आंखों का परसिस्टेंट लाल रहना, आंखों में थोड़ा टेढ़ापन परसिस्ट करना। अच्छा। तो इस बात की फौरी जरूरत है कि आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आंखों के डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आंखों का सिंपल आंखों का बेसिक मुआयना। हाँ। आपको इस बात की सारी इंडिकेशंस होती हैं, ये आंखों के कैंसर की होती है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा कैंसर कॉमन होता है बच्चों के अंदर वो है ब्रेन ट्यूमर। ठीक है। ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो बच्चों में प्रेजेंट करता है परसिस्टेंट हेडेक, यानी मुसलसल सर के दर्द के साथ, उल्टियों के साथ, कभी कभी खुदा न खास्ता झटके अगर बच्चों को पड़े तो उसकी सिम्टम होती है। तो ये होल डिपेंड करता है कि कैंसर की किस हिस्से को मुतासर कर रहा है। अगर वो पट्टों का कैंसर है तो पट्टों में स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा। अगर बोन का कैंसर खुदा ना खास तौर पर तो गैर मामूली बोन की स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। जिगर फट रहा है, जिगर का कैंसर है तो जिगर फटना शुरू हो जाएगा। किडनी का कैंसर है तो किडनी का एक मांस और एक आपको बल सा इंसानी जिस्म के अंदर नमूदार होगा। तो वो डिपेंड करता है कैंसर ट्यूमर डेवलप हो जाता है, किडनी का भी ट्यूमर होता है ये। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात आप लोग से जानना चाहूंगी, आप दोनों मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, कि अभी हमने जब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जी लंग्स कैंसर होता है जो स्मोक की वजह से होता है, तो क्या ये वजूहात बच्चों में भी हो रही होती हैं लंग्स कैंसर? अगर होता है तो मुझे बताएं कि जो हम देखते हैं कि बहुत इजीली बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जी बैठे हुए हैं स्मोकिंग कर रहे हैं, वहीं पर बच्चे भी हैं, स्पेशली फादर्स हैं, वो चीज़ को नहीं समझ रहे होते कि जी हम स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसकी स्मोक से क्या खतरा होता है बच्चों के अंदर कैंसर डेवलप होने का? देखिए, इसके अंदर दो बातें, एक तो ये कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा या लंग का कार्सिनोमा एक प्योरली एडल्ट का कैंसर है। ठीक है। मतलब बालिगों के अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि इसको डेवलप होने में साल लगते हैं। मतलब 25 साल तक किसी ने स्मोकिंग की, 20 साल तक किसी ने स्मोकिंग की तो कैंसर हो गया। ठीक है, तो जाहिर है अगर एक्टिव स्मोकर को अगर 20 साल लग रहे हैं तो अगर कोई पैसिव स्मोकर होगा तो जाहिर है उसको 40 साल लग सकता है। लेकिन खतरा मौजूद है। लेकिन खतरा मौजूद है, ये 40 साल बाद जाके डेवलप हो सकता है। इतने बड़े केस डिटेक्ट नहीं हुए बच्चों में रिपोर्टेड नहीं होते हैं। लेकिन जो चीज मैं आपकी तवज्जो से आपकी बात के रेफर करना चाहूंगा वो है पान छालिया गुटखे का इस्तेमाल। ठीक है। हमारे पास इस वक्त 12 साल के बच्चे खासतौर पर ठट्टा की पॉपुलेशन की तरफ के और कराची से भी हमारे पास मुंह के कैंसर से बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि इस वक्त गैर दुनिया में लिटरेचर में मुंह के कैंसर सेकेंडरी टू पान छालिया ऑलमोस्ट नन है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सेटअप के अंदर हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त बच्चे ओरल कैंसर के साथ भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतना इजीली ये चीजें मिल जाती हैं, बच्चे खा लेते हैं, कोई हमारे यहाँ कोई लाइसेंस नहीं है इसके ऊपर कि कुछ ऐसी कोई चीज आ जाए कि चीजें बंद हो जाए। चलो बंद नहीं हो रही तो बच्चों को तो मत दें, छोटे बच्चे जाकर के बड़ी कमी है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ कुछ पेशेंट्स भी हैं, मैं चाहूंगी कि जो हमारे साथ आए हैं जो चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल से ट्रीट भी हुए हैं, और थोड़ा सा मैं चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल के बारे में पहले थोड़ा सा जानना चाहूंगी, फिर मैं इनकी तरफ जाती हूँ। चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल 1999 में चंद खुदा तर्स लोगों ने, चंद बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट ने मिल के बनाया था 1999 में, जो कि एक कमरे से और फ़कत 40,000 रुपये से उसकी बुनियाद पड़ी थी। ये बात है 1999 की। और जिसने बनाया वो चिल्ड्रन कैंसर फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर हुआ, और एक कमरे और 40,000 रुपये से हमने इस सफ़र का आगाज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कि आज इस वक्त 28 बेड के एक फुल फ्लैश अस्पताल पे, जहाँ पे तकरीबन इस वक्त 4,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पर रजिस्टर हो चुके हैं, और इस वक्त 4,000 से ज़्यादा बच्चे, यानी कि इसका मतलब है कि कितना ये चीज़ डेवलप हो रही है और कितनी कॉमन है। इस वक्त भी तकरीबन एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट ले रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो दूसरी अच्छी बात है वो ये कि इन तमाम बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हमारा इदारा लोगों के ताउन से, ज़कात से, असहाब खैर के ताउन से, आप जैसे लोगों के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और ट्रीटमेंट वही ट्रीटमेंट जो कि
पाकिस्तान में हो रहा है वो वही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ट्रीटमेंट कास्ट ज़कात